आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो दिल में दुख भी है और गुस्सा भी, दर्द भी है, क्रोध भी। कल रात हाथरस में पुलिस ने जो हरकत की उसे देखकर मैं हैरान हूं। जिस तरह से कल रात हाथरस की बेटी को जलाया गया, उसे चिता पर रखा गया, उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। कल जिस बेटी ने दिल्ली में दम तोड़ा था, उसे कल रात परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ पुलिस की ताकत के दम पर जला दिया गया। कुछ दरिंदों ने इस बेटी के साथ हत्यायत की थी, लेकिन पुलिस ने रात के अंधेरे में इंसानियत की हत्या कर दी। डीएम, एसपी, पुलिस के तमाम बड़े बड़े अफसरों ने मिलकर लड़की की लाश के साथ साथ संवेदना को भी आग लगा दी। कल रात 3 बजे हाथरस के शमशान में सिर्फ एक बेटी की लाश नहीं जली, पुलिस ने, प्रशासन ने वर्दी की इज्जत जला दी, नियम कानून की चिता जला दी, और वो भी पूरे रौब के साथ, इस धौंस के साथ कि जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, होगा वही जो पुलिस चाहेगी। लड़की के परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे, अंतिम बार बेटी का चेहरा तो दिखा दो। लेकिन डीएम पर पावर करना चाहता, एसपी को वर्दी का गुमान था, उसके साथ फोर्स थी, सैकड़ों पुलिस वाले थे, इसलिए कानून के रखवालों ने कानून को चिता पर रख दिया। परिवार वालों को बेटी का चेहरा तक देखने नहीं दिया। पुलिस क्या छुपाना चाह रही थी? जिन गांव वालों ने परिवार का साथ दिया, पुलिस से लाश दिखाने को कहा, सुबह तक इंतजार करने को कहा, उनसे पुलिस वाला कह रहा था, चुप रहो, ज्यादा बोलेगे तो टपका दूंगा। यह सब कैमरे पर है, यह सब रिकॉर्ड पर है। एक एक शब्द आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौलेगा। सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर गुस्सा आएगा, दुख होगा। मैं पूछना चाहता हूं, परिवार वालों का क्या कसूर था? क्या उनका गुनाह यह था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ? क्या उनका गुनाह यह था कि उनकी बेटी ने हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया? किस बात की सजा डीएम ने बेटी की लाश को दी? अनाथ की तरह जला दिया, परिवार वालों को आसपास नहीं आने दिया। आतंकवादियों की मौत के बाद भी उनकी डेड बॉडी की इज्जत की जाती है। उन्हें धर्म के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उनके परिवार वालों को बुलाकर चेहरा दिखाया जाता है। लेकिन हाथरस की पुलिस को क्या हो गया? हाथरस के डीएम को क्या हो गया? बेटी की लाश का भी सम्मान नहीं किया। बेटी की मौत के गम में बिलखते मां बाप, भाई बहन के आंसुओं पर उन्हें रहम नहीं आया। परिवार को पुलिस या तरीके से हड़काया, धमकाया, डराया और जबरदस्ती शमशान में ले जाने की कोशिश की। परिवार वाले जिद पर अड़े रहे। वो क्या कह रहे थे कि हम सुबह अंतिम संस्कार कर देंगे, सूरज तो निकलने दो। लेकिन पुलिस वालों ने 3-4 घंटे का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा, लाश को शमशान में ले जाकर फूंक दिया। और इसके बाद बेशर्मी से बयान क्या दिया? परिवार वालों की रजामंदी से, परिवार वालों की मौजूदगी में लड़के का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया गया, यह दावा किया। इससे ज्यादा शर्मनाक, दर्दनाक और झूठी बात कोई नहीं हो सकती। और मेरे पास एक एक सबूत है, एक एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लड़की के परिवार वालों के साथ पुलिस अफसरों की, प्रशासन की जो बातचीत थी, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, वो आपको सुनवाऊंगा। और इसके बाद पुलिस और प्रशासन के बेदर्द और बेशर्म रवैये का कोई सबूत देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें सुनेंगे तो सारे झूठ आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। कल रात इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हाथरस की बेटी की मौत का गम था, दिल भारी था। उसके साथ जो हैवानियत हुई उसको सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन कल रात पुलिस ने जो किया उस पर नाराजगी है, उस पर शर्मिंदगी है। पुलिस की करतूत पर शर्म आ रही है।
बार बार मेरे कान में डीएम साहब की आवाज गूंजती है। उनके सामने हाथ जोड़कर लड़की का पिता खड़ा था। आसपास गांव वाले थे। डीएम साहब के साथ पुलिस का अमला था, सरकारी रौब था। पिता बेटी का चेहरा देखना चाहता था। डीएम साहब कह रहे थे, चिंता मत करो, चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन लाश तो अभी चलेगी, अब और इंतजार नहीं होगा। यह सुनकर खून खौल गया जब एक जिले का डीएम उस बाप को जिसकी बेटी की मौत हुई हो, धमकाने वाले अंदाज में कहता है, इन गांव वालों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब तुम्हारा काम खराब कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, कोई अफसर इतना क्रूर, इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। आज आपको हाथरस में रात के अंधेरे में नियम कानून के हत्यारों का चेहरा दिखाऊंगा, उनकी बात सुनाऊंगा। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जब रात के 2 बज चुके थे। सारा गांव जाग रहा था, पूरे गांव में शोर था, लेकिन इस गांव की बेटी की लाश सन्नाटे में जल रही थी। गांव के शमशान घाट में पुलिस वाले जलती हुई लाश की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में जलती हुई चिता की लपटें दूर दूर तक ये बता रही थी कैसे पुलिस ने खुद ही नियम कानून का अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने कल रात की पूरी तस्वीरें देखी हैं, एक एक फ्रेम देखा है, और मैं कह सकता हूं कि कल रात हाथरस की पुलिस ने, प्रशासन ने जो किया वो सोची समझी साजिश थी। उसका मकसद क्या था यह भी मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने हाथरस की इस बेटी के साथ कदम कदम पर छल किया, झूठ बोला। लड़की के परिवार वाले, गांव वाले बेटी की लाश का इंतजार कर रहे थे। गांव में नाते रिश्तेदार पहुंच गए थे, चीख पुकार मची थी, चारों तरफ गम का माहौल था। मां बेटी का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी, और इसी बीच अंधेरे में एम्बुलेंस की नीली लाइट दिखाई दी। मां एम्बुलेंस की तरफ दौड़ी, साथ में परिवार की और महिलाएं भी थी। गांव में लड़की की लाश पहुंचने से पहले भारी पुलिस तैनात कर दी गई थी। अफसरों को पता था क्या करना है, प्लान था। एम्बुलेंस को लाश के साथ लड़की के घर की तरफ ले जाने के बजाय सीधे शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसलिए लड़की की मां एम्बुलेंस के सामने आ गई। महिलाएं रोने लगी, बेटी की लाश को घर की चौखट तक ले जाने की मांग करने लगी। मां चाहती थी कि बेटी को घर की चौखट से विदा किया जाए। बेटी अब फिर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं लौटेगी, इसलिए मां आखिरी बार उसकी लाश को घर तक ले जाना चाहती थी। मां तो बेसुध थी, इस हालत में नहीं थी कि बोल सके, लेकिन दूसरी महिलाएं बार बार कह रही थी कि बेटी को घर ले चलो, कम से कम आखिरी बार उसका चेहरा तो देख लेंगे। लेकिन पुलिस पहले से तय करके आई थी, किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना है, इसलिए हुआ वही जो पुलिस चाहती थी। लड़की की मां, उसके परिवार वाले, घर की महिलाएं लड़की को घर ले जाना चाहती थी, चेहरा देखना चाहती थी। और पुलिस क्या चाहती थी? पुलिस चाहती थी कि गांव वाले, लड़की के परिवार वाले किसी भी तरह रास्ते से हट जाएं, लड़की की लाश शमशान तक पहुंचे और पुलिस अपना काम खत्म करके घर जाए। लेकिन जिसकी बेटी की मौत हुई हो, वो मां बेटी का चेहरा देखे बगैर दिल को तसल्ली कैसे देती? पुलिस वाले मां के इस दर्द को समझने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया फार्मूले अपनाने लगे, वर्दी का रौब दिखाने लगे, तो फिर महिलाएं क्या करती? वो महिलाएं एम्बुलेंस के आगे बैठ गईं।
तब महिला पुलिस सामने आई। एम्बुलेंस के सामने बैठी महिलाओं को हटाने की जिम्मेदारी लेडी पुलिस को दी गई थी। गांव के पुरुषों को पुलिस वालों के डंडों के दम पर एम्बुलेंस से दूर रखा गया था। आपस में उल्टी मैडम प्लीज उल्टे हो जाए, तुम भी उल्टा पकड़िए, आप पीछे करिएगा। बॉडी को हमारी बॉडी को नहीं बैठे मार दो हमको, क्या चक्कर है? डेढ़ घंटा अगर में लगानी पड़ेगी, बॉडी तो में लगानी पड़ेगी। इसके बाद सीन में अफसर आए। अफसरों को मालूम था वो जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, गांव वाले नाराज हैं, इसलिए अफसर हेलमेट पहनकर पहुंचे थे और गांव वालों से कहा लड़की का अंतिम संस्कार तो अभी होगा, रात में ही होगा, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लड़की के परिवार वाले कह रहे थे कि सिर्फ 3-4 घंटे की बात है, सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण निकलेगी और अंतिम संस्कार कर देना। रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, ये संस्कृति नहीं है, ये परंपरा नहीं है, धर्म नहीं कहता। रात में लाश को जलाना परंपराओं के खिलाफ है। सारी बातें कही गई। लड़की का पिता गिड़गिड़ाता रहा, गांव वाले रिश्तेदार हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन अफसरों ने कह दिया अब लाश शमशान में पहुंच चुकी है, शमशान से लाश लौटाने की परंपरा भी नहीं है। आखिर में पुलिस ने लड़की की लाश को घर ले जाने की बात मान ली और न अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का इंतजार करने को राजी हुई। हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। बोल रहा हूँ कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन ये होगा सुबह। मेरी बात है, मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिया? फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए, वापस तो नहीं जाता है, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए सर, पहले लड़की को। ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए ना, क्यों? हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, संस्कार खुद करेंगे ना। ये कोई तरीका नहीं सर आपका, बिल्कुल गलत है आपका, बिल्कुल गलत है। वहाँ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन ये अंतिम संस्कार सुबह होगा। जब पुलिस वाले लड़की के परिवार वालों को और गांव वालों को हटाने में नाकाम रहे तो मौके पर डीएम प्रवीण कुमार पहुंचे। डीएम साहब के सामने लड़की के बेबस पिता हाथ जोड़े खड़े थे, बार बार कह रहे थे एक बार बिटिया का चेहरा दिखा दीजिए, परिवार को सब्र हो जाए कि बेटी की मिट्टी देख ली, इसके बाद अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। उसके लिए कौन मना करता है? लेकिन डीएम साहब इस बात से परेशान हो रहे थे कि इतनी रात को परिवार वालों के अलावा इतने सारे गांव वाले क्यों जुट गए हैं। चूंकि लड़की के रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, इससे भीड़ तो थी, तो डीएम प्रवीण कुमार का पारा हाई हो गया। उन्होंने वहां खड़े लोगों से आई कार्ड दिखाने को कहा। पहले कुछ लोगों ने वहां मौजूद लोगों को धमकाया, इसके बाद तो पुलिस वाले लोगों से ये कैसे सुनाई दिए कि तुम यहां क्या करने आए हो, वापस जाओ, नहीं जाओगे तो टपका दिए जाओगे। असल में पुलिस और प्रशासन के अफसर लड़की की लाश को लेकर गांव में नहीं पहुंचे थे। लाश के साथ शमशान में जाने के लिए लड़की के 2-3 रिश्तेदारों को, घर वालों को लेने के लिए गांव में पहुंचे थे। पुलिस वालों की नजर लड़की के पिता पर थी, उसके चाचा पर और उसके दादा पर थी। जिस वक्त अफसर गांव वालों को धमका रहे थे, उसी वक्त
उनके बगल में खड़ा पुलिस अफसर दूसरे पुलिस वालों को लड़की के पिता को भीड़ से अलग ले जाने का इशारा कर रहा था। और ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। मत करो सुबह लगेगी उसमें कुछ नहीं है। सुबह देखा जाएगा। आई कार्ड दिखाओ। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ क्या लेने आए हो? परिवार ही है। निकलिए यहाँ से। निकलो यहाँ से। टपक जाओगे जो आरोपी लोगों को छुना है सबका वीडियो बनाइए, कोई बच्चा नहीं चाहिए। सभी का बना दो, सभी को जेल में डाल दो। आरोपियों को तो पकड़ा नहीं गया था। शांत रहो एक मिनट। थोड़ी देर के लिए नहीं सर, मट्टी तो लगेगी। मट्टी जरूर लगेगी सर। आप पर घर तक थोड़ा सा हम करेंगे। आधी रात में लगेगी सर। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ भी हम आपको नहीं सर, फिर आधी रात में तो ये कोई टाइम नहीं होता सर। आप भी हिंदू धर्म से हैं सर। आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? ज्यादा लोग मत वो करो जो फालतू। सुबह लगाएंगे। नहीं हो भाई, भाई दोनों मैं जानता हूँ। दोनों भाइयों को मैं जानता हूँ। गांव के लोग पुलिस वालों से कह रहे थे कि आप भी हिंदू धर्म के हैं, आप भी जानते हैं कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। जब गांव वालों का गुस्सा ज्यादा भड़का तो पुलिस अफसर उन्हें समझाने लगे। वहां तैनात एक पुलिस अफसर राजस्थान मूल के थे। कहने लगे उनके यहाँ शव को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए वरना आत्मा भटकती है। उन्होंने लड़की के रिश्तेदारों से कहा कि वो आखिरी बार लड़की का चेहरा उन्हें दिखा देंगे। सब करा देंगे, है ना? देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। आपकी जो बेटी है 12 बजे पोस्टमार्टम हो गया था। 12 तो बज गई। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते क्या करते हो। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना? और इनको समझाइए। अब चलिए वहाँ पे साइड करना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी लगवा देता हूँ। गाड़ी से आ जाओ, आइए। गांव वाले नाराजगी जाहिर करते रहे, परिवार वाले रोते रहे। पुलिस कहती रही कि पोस्टमार्टम को 12 घंटे हो गए, लाश को जलाना पड़ेगा। परिवार वालों ने बर्फ का इंतजाम किया जिससे सुबह तक लाश को रखा जा सके, लेकिन पुलिस की जिद थी। पुलिस तो शमशान में चिता का सामान तैयार करके आई थी। पुलिस वाले तो लड़की के 2-3 परिवार वालों को किसी तरह से अपने साथ ले जाने आए थे ताकि कहा जा सके कि लड़की के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया। कुछ पुलिस वालों को परिवार वालों का इंतजाम करने का कहा गया और एम्बुलेंस गांव से शमशान की तरफ चल दी। जिन लोगों ने रास्ते में आने की कोशिश की उन्हें डंडे के जोर पर किनारे कर दिया गया। क्योंकि तमाम तरफ कैमरे थे, मीडिया अलर्ट था, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, इसलिए कुछ भी छुप नहीं रहा था। पुलिस का असली चेहरा कैमरे में लगातार रिकॉर्ड हो रहा था। हालांकि पुलिस ने छुपाने की कोशिश तो की। लाश शमशान में पहुंची तो वहां भी फोर्स तैनात थी। चिता पहले से तैयार थी, लेकिन कैमरों को, रिपोर्टर्स को रोकने के लिए काफी पहले ही पुलिस तैनात कर दी गई थी। कैमरों को रोक दिया गया और बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस वालों ने कैमरे पर कहा क्या जल रहा है उन्हें नहीं मालूम, कौन जला रहा है उन्हें नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ इतना हुक्म है कि मीडिया वालों को इससे आगे मत बढ़ने देना। लड़की की लाश को शमशान में पहुंचाने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर दोबारा हाथरस की बेटी के घर पहुंचे। परिवार वालों से कहा कि शमशान में चलो, लड़की का चेहरा देखो और अंतिम संस्कार करो। लेकिन लड़की के घर वालों ने साफ कह दिया वो रात को चिता नहीं जलाएंगे, रात को लड़की को मुखाग्नि नहीं देंगे। इस पर काफी देर बहस हुई, फिर पुलिस मारपीट पर उतर आई। लड़की के पिता को लात मारी,
लड़की के भाई के साथ हाथापाई की गई। आप देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, घर वालों को घसीटकर जीप में डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें शमशान घाट में ले जाकर लड़की का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन घर वाले किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं थे। जब पुलिस वालों ने परिवार के 2-3 लोगों को पकड़कर जबरदस्ती जीप में डाल दिया तो लड़की के बाकी परिजन किसी तरह पुलिस वालों से बचकर घर के अंदर चले गए और आंगन का गेट बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी उनके घर के गेट को बाहर से बंद कर दिया। लड़की के परिवार वाले घर में कैद थे और शमशान में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के घर वालों पर पुलिस का ऐसा खौफ था कि वो रात भर घर से बाहर नहीं निकले। सोचिए, जिस वक्त इस घर की बेटी की चिता जल रही होगी उस वक्त उसकी माँ के दिल पर, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके भाई का खून किस कदर खौल रहा होगा। लेकिन ये गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, पुलिस की ताकत के सामने उनको कोई बेसात नहीं है। पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी की, संवेदनहीनता की इस तरह की तस्वीर आज से पहले न किसी ने देखी होगी न किसी ने सुनी होगी। हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी मांग करी थी हमने कि हमारे घर पे लेके जाओ, हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है वो हमें लोगों को पूरे करन दे। हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार क्या हुआ? अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। पता लगा इतनी जल्दबाजी क्यों रात को ही करना पड़ा? सर ये सब यही चीज सर, यही चीज ना आप मुझसे भी पूछ सकते हो, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। ये आपको वो यहाँ पर लेकर आए थे, घर में अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। मेरी ये आवाज़ लड़की के भाई की थी। कानून ऐसा है कि हमें उसका चेहरा ब्लर करना पड़ता है, उसकी तस्वीर दिखा नहीं सकते, लेकिन जो उसने कहा वो साफ साफ सुनाई दिया। भाई ने कहा उनके साथ मारपीट की गई, न तो दिल्ली में बहन की मौत के बाद उसका चेहरा दिखाया गया और न ही गांव लाने के बाद किसी को आखिरी बार उसका चेहरा देखने को मिला। सच तो यह है कि उनके साथ मारपीट की गई। जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया हो उसे पुलिस वाले ने लात मार दी। इतना जुल्म करने के बाद प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। हाथरस के डीएम कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से हुआ, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। कैसा झूठ है। जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध किया। डीएम साहब कह रहे हैं कि परिवार की रजामंदी ले ली गई थी, लेकिन कैमरा बता रहा है ये साफ झूठ है। गांव में सैकड़ों लोगों के बीच डीएम साहब की लड़की के परिवार वालों से बात हुई थी, वो मैंने आपको सुनवाई थी। परिवार वाले रात में अंतिम संस्कार से साफ इनकार कर रहे थे। लड़की के भाई ने इसके बाद भी कहा कि वो रात को किसी भी कीमत पर बहन के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले उसके पिता को घसीट कर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया।
बहुत प्रेशर बनाया अंदर हमारे डीएम एसपी सब लोग आए हुए थे। यहाँ मेरी थोड़ी बहस भी हो गई, उनसे बात भी की मैंने। वो लोग थोड़ा चिल्ला भी रहे थे मुझ पे कि मतलब लड़की को यहाँ डाल के रखना सही नहीं है, ऐसा वैसा। हमने हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के सिल्ली ला सकते हैं बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। इतनी जबरदस्ती इतनी ना करें। हमारे गेट क्यों बंद किया? गेट क्यों बंद किया? घसीट के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं हमारे पास। नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? अंतिम संस्कार कर दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमें नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं अंतिम संस्कार हमने अभी तक अपनी बहन को देखा ही नहीं है। आज सुबह हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने लड़की की मां से बात की। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को घर से विदा करना चाहती थी। यही परंपरा है। पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने चेहरा तक नहीं दिखाया। किसी भी मां के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा भी न देख पाए। लोगों ने बोला कि नहीं अभी होगा। हम बोले सवेरे करेंगे, हमारी बच्ची को बॉडी दे दो जाके। नहीं हम नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर। सब रात थे रिश्तेदार हमारे आए हुए कब्जे देखने के लिए, सब लोग देखने के लिए आए। आपको देखना तो वहाँ चलो, शमशान घाट ले जा रहे थे रात में ले जा रहे। यही ऑर्डर थे खाना में। तो लोगों ने नहीं मट्टी दी हमको, अपने आप जलाया ना। भैया गए ने, बाप गए, लोगों ने कोई नहीं बुलाया। वो लोग जा रहे तो लाठी से पिटाई करी थी, लोगों के घूसा थप्पड़ मारे थे। कुछ विचार भी था। पुलिस वाले रात में यहाँ भी आए थे, 2 घंटे तक यहाँ घर पे समझाते रहे सबको। वो क्या कह रहे थे, क्यों वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं? वो नहीं कर रहे थे सुबह, नहीं अभी होगा। हमने बोली कि अपनी लड़की को सवेरे में जा करेंगे यहाँ से। नहीं हम नहीं, अभी होगा। उन लोगों ने हमारी बात नहीं कोई चली नहीं दी। क्या आप आखिरी बार चेहरा देख पाई अपनी बेटी का? नहीं देख लेते चेहरा, तो नहीं देख पाई अपनी बेटी का चेहरा। हमको मेरी बेटी को दे दो 5 मुड़ तक पत्थर उन्होंने नहीं दी मेरी बेटी की। नहीं बेटी के साथ हॉस्पिटल में भी कम तक मेरी बेटी का आखिरी बार तो कम तक मुँह तो देख लेते थे, उन्होंने मट्टी नहीं दी। लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं, लड़की का भाई कह रहा है, उसकी मां कह रही है कि उसकी बेटी की लाश को घर तक लाना तो दूर, पुलिस ने बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, लेकिन पुलिस के अफसरों का दावा है कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों की रजामंदी से, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। यह दावा यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी किया। उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एडीजी साहब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ क्यों बोल रहे हैं। वहाँ उनके गांव में ही हुआ है और गांव का जो ट्रेडिशनल क्रिमेशन की जगह है वहीं हुआ है, और गांव समाज और इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके कंसेंट से ही हुआ है। गांव में ही थे, सभी लोग थे। ये हो सकता है कि गांव के लोग या घर के लोग, बड़ा घर हो, कंबाइंड फैमिली हो, डेड बॉडी जो कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, कुछ फैमिली मेंबर नहीं ले जाना चाहते हो गांव घर पे। ये सभी चीज़ें बिना मौके पे गए, बिना चीज़ों को समझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, जबकि वहाँ के जवाबदेह अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को बताया है कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनके सहमति से ही ये अंत्येष्टि की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ये झूठ क्यों बोल रही है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि घर के लोग अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उनकी बात सुनकर आपको ये अंदाज समझ आ गया होगा कि पुलिस कैसे बात करती है। सवाल था, क्या परिवार वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ? एडीजी साहब ने कहा कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। हो सकता है ये सारे लोग ना हो, गांव में फैमिली बहुत बड़ी होती है, बाकी लोग घर में रहे होंगे। अभी एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? जब परिवार में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है,
तो फिर एक्सटेंडेड यानी चाचा ताऊ से अंतिम संस्कार कराने का क्या मतलब? अब इसकी हकीकत आपको बताता हूं। पुलिस ने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इंतजाम किए थे, स्क्रिप्ट तैयार की थी, कैमरे तैयार किए थे। अब तक आपने इंडिया टीवी के कैमरों की फुटेज देखी, अब पुलिस के कैमरे की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पुलिस के कैमरे की तस्वीरों के आधार पर पुलिस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती दिखाई देगी। यह वीडियो पुलिस के कैमरे ने शूट किया और इसे जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इन तस्वीरों में रात के अंधेरे और सन्नाटे के बीच 2-3 लोग लड़की का अंतिम संस्कार करते आपको नजर आएंगे। ये पुलिस वाले नहीं है, ये गांव के लोग हैं, ये सच है। लेकिन ये लोग यहां कैसे पहुंचे? अपनी मर्जी से आए या पुलिस के डर से आए? इसकी हकीकत भी आप सुन लीजिए। लड़की की मां ने दर्जनों कैमरों के सामने कहा, जब पुलिस ने मारपीट करके लड़की के घर वालों को जबरदस्ती शमशान ले जाने की कोशिश की तो परिवार वालों ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। इसी दौरान पुलिस ने आसपास के 2-4 लोगों को पकड़ लिया, उन्हें जबरदस्ती जीप में डालकर शमशान ले गए और उन्हीं से लड़की की चिता में लकड़ियां डलवाई और पुलिस ने इसका वीडियो भी बनाया। ये वही वीडियो है जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस वाला चिता में लकड़ी डालता नजर आएगा और उस शख्स से जानबूझकर पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम लड़की के कौन हो? अंतिम संस्कार के वक्त क्या कोई इस तरह के सवाल पूछता है? मकसद साफ था, जब विवाद होगा तो इस वीडियो को दिखाकर साबित किया जा सकेगा कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों ने किया। आगे आ जाओ, थोड़े से सामने आगे नहीं, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ ना। पिताजी का नाम आगे रहने वाले हो आपका जी? पिताजी का नाम निवासी, आप बाबा? अच्छा, और पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, नहीं बाबा, आप बाबा हो ना? अच्छा ठीक है। लेकिन पुलिस वाले भूल गए, इंडिया टीवी के संवाददाता मौजूद थे, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। आधी रात के बाद लड़की की लाश गांव में पहुंची थी। 2:45 बजे लड़की की लाश को पुलिस ने जलाया। आनंद प्रकाश पांडे लगातार पुलिस की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। वो पुलिस की तमाम बंदिशों के बाद भी उस वक्त शमशान में पहुंचने में कामयाब हो गए जब लड़की की चिता चल रही थी। इस अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 1:15 बजे हाथरस की बेटी का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा और जैसे ही एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर उसके गांव पहुंची तो आधी रात को भी जैसे पूरा गांव जगा हुआ था, अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही घर के समीप एम्बुलेंस पार्थिव शरीर के साथ पहुंची तो घर की जो महिलाएं हैं वो दहाड़े मारकर रोने लगी और वो सब एम्बुलेंस के आगे आ गई और सबने ये प्रशासन ने ये गुजारिश की कि उनको अंतिम दर्शन करने दिया जाए। लेकिन प्रशासन पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकालने को तैयार नहीं था। प्रशासन को यह अंदेशा था कि अगर पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया तो फिर अंतिम संस्कार रात में नहीं हो पाएगा और ऐसे में प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने में अगली सुबह मशक्कत करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि 1:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पुलिस प्रशासन, जिले के डीएम और एसपी गांव वालों को और परिवार वालों को, लड़की के पिता को, लड़की के भाई को, लड़की के माताजी को समझाते रहे कि रात में ही वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन परिवार चाहता था कि रात में अंतिम संस्कार ना किया जाए, कम से कम सुबह तक का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसको अंदेशा था कि सुबह होते ही हालात बिगड़ जाएंगे, राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। क्रिमेशन हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। तब हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने बेटी के परिवार वालों को पुलिस की तरफ से दिया गया वीडियो दिखाया। पूछा, क्या वाकई में परिवार के किसी रिश्तेदार ने बेटी का अंतिम संस्कार किया है? तो परिवार ने कहा वो चौंकाने वाला था। पुलिस का झूठ पकड़ा गया। परिवार की तरफ से कहा गया जिन्होंने मुखाग्नि दी वो गांव में रहते जरूर हैं, मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन बेटी के बाबा नहीं है, दादा नहीं है, चाचा नहीं है। बेटी की मां ने कहा
वो तो इन्हें पहचानती तक नहीं। ये एक वीडियो जो पुलिस ने जारी किया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो लकड़ी चिता पे रख रहे हैं ये परिवार के सदस्य हैं। क्या आप जानती हैं इनको? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती ये लोग कौन है। मेरा तो घर परिवार कोई जाने नहीं दिया इन लोगों ने। बाप भैया तो सारे लोग यहीं रह गए। कोई गाँव वालों होगा? अच्छा, परिवार के नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, परिवार वाले नहीं है। गाँव में आप पहचानती है कि गांव में कौन है? मैं निकलती नहीं हूँ अभी, मुझे नहीं पता कौन है। तो ये जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है ये कौन है? जी जो हमारे जो एक बाबा लगते हैं वो साइड में, ये हमारे वो रोड के किनारे रहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर वो थे नहीं तो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के इसी रास्ते से लेके गए उनको, क्योंकि उन्हें पता था ये भी इनका ही घर है, इस वजह से उनको उठा कर ज़बरदस्ती वो लेके चले गए। परिवार के सदस्य क्या लगते हैं आपके? ये बाबा लगते हैं ये। हाँ। जी। ये लड़की क्या लगते हैं? बाबा लगते हैं? हाँ, सगे बाबा नहीं, मेरे दादा तो एक्सपायर हो गए। हाँ। ये हमारे मोहल्ले के बाबा हैं। अच्छा जी। पुलिस कह रही है कि ये गए थे, इन्होंने अंतिम संस्कार किया। हाँ, तो इन्होंने जबरदस्ती कराया गया है। जिन्हें पुलिस दादा बता रही थी वो मोहल्ले के बाबा हैं। सवाल ये उठा, आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी? पुलिस ने रात में ही हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार क्यों किया? जिद क्या थी? जिस वक्त लड़की की चिता जल रही थी, परिवार घर में कैद था। परिवार वालों को पता ही नहीं था कि बेटी का अंतिम संस्कार हो चुका है। इसकी वजह जब एडीजी साहब पे पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब उनकी बच्ची की बॉडी थी या नहीं थी, इस पर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ है तो उन लोगों ने रिसीव किया है डेड बॉडी दिल्ली से, और वहाँ से डेड बॉडी के साथ ही वो लोग ट्रैवल किए हैं। और वहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग भी रहते हैं वहाँ की परंपरा के हिसाब से वहाँ डेड बॉडी रखना नहीं चाहते हैं, तथा 24 घंटे के से ज़्यादा का समय हो रहा था तो डेड बॉडी ख़राब भी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो उनके अन्य रिश्तेदार थे और गांव वाले थे उन्होंने डिसीज़न लिया और तभी वहाँ अंत्येष्टि हुई। मेरा कहना है कि जो अगर वहाँ के किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने ये ट्वीट करके बताया है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और पुलिस के अफसरों की जितनी बात सुनता हूं उतना बुरा लगता है, जितनी बार उनकी बात सुनता हूं उतनी बार गुस्सा आता है। हर स्टेज पर, हर कदम पर झूठ, सफेद झूठ। एडीजी साहब कह रहे हैं कि लड़की की लाश को परिवार वालों के साथ दिल्ली से हाथरस लाया गया, परिवार वाले उसके साथ आए। लेकिन मेरे पास तस्वीरें हैं, लड़की के परिवार वाले सफदरजंग हॉस्पिटल में धरना दे रहे थे, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लड़की की लाश मोर्चरी से गायब हो गई थी। पुलिस लाश को लेकर चुपचाप निकल चुकी थी। लड़की के परिवार वालों को कई घंटे बाद अलग गाड़ी में ले जाया गया। लड़की के भाई का आज का बयान आप सुन लीजिए। उसने कहा वो खुद बहन के शव को देखने मोर्चरी में गया था लेकिन लाश वहां नहीं थी और पुलिस ये कह रही थी कि शव दिल्ली में ही है, अभी रवाना नहीं हुआ। गुमराह किया था, ये पुलिस वालों की चाल थी, मगर हमें गुमराह भी किया जा रहा था। मगर वो बॉडी वहाँ से सच में निकल चुकी थी। मैं मोर्चरी में गया था, मैंने पूछा भी वहाँ पे कि यहाँ बॉडी है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और कुछ पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर बॉडी है, ऐसे बता रहे थे हमें कि कोई बोल रहा था कि नोएडा एक्सप्रेस वे हाईवे पे है। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। क्योंकि अफसर झूठ बोल रहे हैं, अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की के परिवार वालों को, गाँव वालों को डरा रहे हैं, इसलिए नाराजगी तो है। हमारे संवाददाता लगातार नजर रखे हुए हैं जो हाथरस में हो रहा है, इसलिए उनके मन में भी पुलिस और प्रशासन लेकर गुस्सा है। और आज जब हाथरस के डीएम ने एक बार फिर कहा कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से उनकी मौजूदगी में हुआ, तो हमारे संवाददाता अनंत प्रकाश पांडे ने डीएम से कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद उनका चेहरा देखने वाला था।
अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया। परिवारीजनों ने नाम तो मैं कैसे बता पाऊंगा? आप यहाँ थे ही नहीं, आपको कैसे पता? देखिए नहीं, देखो बात नहीं, आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं, कोई आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, प्लीज सर, आप झूठ बोल रहे हो। आप ऐसे सच्चाई बताइए, आप झूठ बोल रहे हो। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि पुलिस चाहती क्या है। पुलिस की मंशा है किसी तरह इस केस को जल्दी से जल्दी ठंडा कर दिया जाए, किसी तरह अपनी गलतियों पर पर्दा डाला जाए। पुलिस को लगा अगर लड़की का शव सुबह तक रखा गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, मीडिया वहां पहुंच गया तो मामला और बढ़ जाएगा। पुलिस वालों को लगता था कि हाथरस की बेटी का पार्थिव शरीर गांव वालों को हैवानियत की याद दिलाएगा और पुलिस वालों की नाकामी और लापरवाही को और उजागर करेगा। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आया कि अब टीवी चैनल्स रात को सोते नहीं हैं। इस केस पर हमारी नजर थी, इसीलिए रात के अंधेरे में शव को जलाना, परिवार वालों का वहां न होना, पुलिस का लोगों को डराना धमकाना, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ और पुलिस इस पर पर्दा डालने के लिए आज दिन भर झूठ पर झूठ बोलती रही। मेरा कहना है कि अगर पुलिस शुरू से इस मामले को दबाने की कोशिश न करती तो शायद इतने सारे सवाल न उठते। संभव है लड़की की जान बच जाती। पुलिस ने पहला झूठ बोला कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, दूसरा झूठ बोला कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, तीसरा झूठ बोला कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, चौथा झूठ बोला कि उसकी जीभ नहीं काटी गई, पांचवा झूठ बोला कि उसका इलाज ठीक से हो रहा था और आज झूठ बोला कि रात में लड़की का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की रजामंदी के साथ हुआ। अब जो परिवार वाले इतने सारे झूठ का सामना कर चुके हैं, उन्हें कैसे भरोसा होगा कि पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाएगी? उन्हें कैसे भरोसा होगा कि यही पुलिस हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का केस बनाएगी? इसीलिए विरोधी दलों को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिला। इस मुद्दे पर आज सोनिया गांधी का बयान आया। सोनिया ने क्या कहा और योगी आदित्यनाथ ने इस केस में क्या क्या एक्शन लिए? हाथरस की इस बेटी की जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिस तरह से पुलिस ने झूठ बोले, तो राजनीति करने वालों को मौका मिला। सोनिया गांधी ने परंपराओं की बात की, कहा जिस तरह से लड़की के परिवार वालों से अंतिम संस्कार का हक छीना गया, हिंदू परंपराओं के खिलाफ रात में अंतिम संस्कार किया गया, उसके लिए जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे उसके परिवार को सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। प्रियंका गांधी का भी बयान आया। प्रियंका ने कहा कि घटना तो 14 सितंबर को हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर आज पहली बार रिएक्ट किया। हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है।
क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए? उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए। ये बात सही है कि लड़की के परिवार के साथ पुलिस ने अन्याय किया और पुलिस ने इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति करना, सरकार पर आरोप लगाना, ये ठीक नहीं है। लड़की के बयान के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लड़की को इलाज के लिए पहले हाथरस से अलीगढ़ और फिर अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। अफसोस है कि उसे नहीं बचाया गया और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन करके इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बना दी है। विक्टिम की फैमिली को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात की और योगी ने लड़की के पिता को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात वही है। सीएम साहब ने बताई कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई फेरबदल न होगा। नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। ठीक है। नहीं, ये सच तो है कि क्या कहते हैं हमें बेटी को नहीं दिखाया गया। ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? तो मेरे मन में कोई न्याय की उम्मीद है आपको? जी हाँ, न्याय की पूरी उम्मीद है। योगी ने जो ऐलान किया उस पर फौरन एक्शन भी हुआ। केस की जांच के लिए जो 3 मेंबर एसआईटी बनाई गई थी उसने हाथरस पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस एसआईटी को अंडर सेक्रेटरी भगवान स्वरूप लीड कर रहे हैं और एडीजी चंद्र प्रकाश और पीएसी की कमांडर पूनम इस टीम के सदस्य हैं। एसआईटी को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई इस एसआईटी में 3 सदस्य हैं जो समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे और इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। फिलहाल ये जो एसआईटी है ये चंदपा कोतवाली पहुंची हुई है और यहाँ पर इस केस से संबंधित तमाम जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही ये एसआईटी जो है ये क्राइम सीन भी विजिट करेगी और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है उस समय सीमा के अंदर सरकार को सौंपेगी। इस केस पर एक इंटरेस्टिंग बयान बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। कहा, योगी सरकार पर भरोसा करना चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और योगी राज में गाड़ी कभी भी पलट सकती है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास तो है कि उनके राजनीतिक विरोधी इस मामले का फायदा तो उठाएंगे। लड़की दलित परिवार की है, हत्यारे राजपूत समाज के, इसलिए इस मामले में जातिवाद भी आएगा। पुलिस ने जिस तरह से लापरवाही की, जिस तरह से झूठ बोले, जिस तरह वर्दी का रौब दिखाया, इसका दोष भी मुख्यमंत्री के सिर पर डाला जाएगा। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने कई एक्शन लिए। लड़की के पिता से बात की, 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया, उन्हें मकान देने का प्रॉमिस भी किया। लेकिन मुझे लगता है हालात को देखते हुए इतना काफी नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लड़की के परिवार को, देश की जनता को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी, पूरी कोशिश करेगी। पुलिस अच्छी तरह प्रॉपरली केस तैयार करेगी। इसे लड़ने के लिए बड़े वकीलों को हायर किया जाएगा। अदालत में टाइम बाउंड तरीके से जल्दी फैसला लेने का निवेदन किया जाएगा और जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक बलात्कारियों को, हत्यारों को कड़ी सजा नहीं मिलती, ये तलवार लटकती रहेगी। आज लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 28 साल पुराने बाबरी केस में एलके अडवाणी
मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 लोगों को बरी कर दिया। आज की एक और बड़ी खबर यह कि 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और नृत्य गोपाल दास समेत सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला आते ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। वहां मौजूद लोगों और उनके वकीलों ने जमकर नारे लगाए। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर भी जश्न का माहौल था। बरी होने के बाद कोर्ट में मौजूद 26 आरोपी एक एक करके जय श्री राम कहते हुए बाहर निकले। 2300 पेज के इस फैसले में स्पेशल कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव ने लिखा, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वो स्पॉन्टेनियस था। बाबरी ढांचों को गिराने की कोई साजिश नहीं रची गई थी। सीबीआई ने जो सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की है उनकी प्रामाणिकता की जांच नहीं की जा सकती। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह के अलावा बीएसपी के नेता चंपत राय, नृत्य गोपाल दास, साक्षी महाराज, साध्वी रतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र देव और शिवसेना के नेता संतोष दुबे आरोपी थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने और राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते, सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के पूज्य संतों, बीजेपी नेताओं, वीएचपी पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया। इस साजिश के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज भी मुझे 6 दिसंबर का वो दिन याद है। मैंने एक एक करके बाबरी मस्जिद के गुंबद गिरते देखे थे। मैं आपको बता सकता हूं कि जिन नेताओं पर इस ढांचों को गिराने के इल्जाम लगे थे वो इस विवादित ढांचों को गिराने में शामिल नहीं थे। वहां जब ढांचा गिरा तो ये लोग तो सन्नाटे में आ गए थे। आडवाणी जी बहुत दुखी थे, ये क्या हो गया। उन्हें लगा उन्होंने राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया वो खत्म ना हो जाए। जब भीड़ ढांचे की तरफ बढ़ रही थी तो अशोक सिंघल ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। मंच पर जो लोग बैठे थे उसमें आरएसएस के बड़े बड़े नेता थे। वो माइक पर जोर जोर से अपील कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो कहेंगे और लोग काबू में आ जाएंगे, लेकिन भीड़ तो बेकाबू थी। किसी ने कहा कि ढांचा तोड़ने वाले जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो साउथ इंडियन है। तो मंच से कभी तमिल में तो कभी तेलुगु में तो कभी कन्नड़ में अनाउंसमेंट की गई, कुछ असर नहीं हुआ। फिर लगा कि ये महाराष्ट्रियन है तो मराठी में बोला गया। लेकिन जो भी लोग थे जिन्होंने ढांचा तोड़ा वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन पर किसी की कमांड नहीं चली। इसीलिए कोर्ट ने आज कहा जिन लोगों पर आरोप लगे उनके खिलाफ न गवाह मिले न सबूत मिले, और यही इस मामले का सच भी है, वो सच जो मैंने 28 साल पहले सुना था। अच्छा तो होगा इस दुखदायी घटना को भूलकर अब आगे की सोची जाए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया, इसलिए मैं तो यही कहूंगा, बीती ताही बिसार दे आगे की सुतले।